नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीईटी पीईटी पीआरटी वाला 7 और 8 तारीख को जिसकी होने की संभावना है, तो वो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिसमें जो सबसे पहला भाग जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। और हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगी या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों माना गया है? तो इसका जो यहाँ पर कारण जो है ऑप्शन 4 में यहाँ पर बतलाया गया है कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। बुनियादी मतलब जो प्राथमिक स्तर है, तो क्योंकि इसमें शिक्षा देने से जो बच्चे जाओ वो अपने आसपास के जो वातावरण है इसके विषय में जल्दी से सीख जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट को होना, बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता को होना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो जो ब्लैक बोर्ड है, जब इस पर आप कोई काम कराते हैं तो उस पर लिखावट कैसे होनी चाहिए? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, लेखन में स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि क्या लिखा गया है, जिससे कि छात्र उसके द्वारा लिखी गई विषय वस्तु को आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उसे दंड देंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र अगर देर से आता है तो इसके लिए जो कौन सा सी आंसर रहेगा? तो हम उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वो किस कारण से लेट आ रहा है, उसकी क्या मजबूरी है। तो पहले हम उसे जानेंगे और उसके बाद उसका क्या हम समस्या को हल करेंगे, उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन, प्रासंगिक अध्ययन या सहस्वर अधिगम के द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो 4 वाला हमारा रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं? सहस्वर अधिगम के द्वारा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, शिक्षा का जो उद्देश्य है यह होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है ये माना गया है, क्या माना गया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, क्या? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, और यही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य भी माना गया है। इसके बाद है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति। विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में से लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उसका उपचार प्रबंधन करना या इसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में जो सबसे प्रभावी पद्धति है तो कौन सी है? और यह है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी एक बधाई पत्र भिजवाते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे या बदले में उनको शुभकामनाएं देंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 वाला। तो अगर शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी द्वारा भेजे गए बधाई पत्र के जवाब में जो है शिक्षक का जो कर्तव्य रहेगा क्या रहेगा कि विद्यार्थियों को, जो छात्र है उनको धन्यवाद दें। नेक्स्ट, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो ये समझा जाएगा कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है या व्यक्तिगत असफलता है। अगर एक विद्यार्थी भी क्लास में फेल हो जाता है या पीछे रह जाता है तो इसका कारण क्या समझा जाएगा? तो इसका कारण है व्यक्तिगत असफलता का होना। लेकिन इसके लिए जो ये शिक्षण की पद्धति है, शिक्षक है या फिर पाठ्य पुस्तकें हैं, तो वो भी इसके लिए कारण हो सकती है। इसके बाद है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है
उत्तरदायित्व की अनुभूति का होना, सहभागिता, ईमानदारी या फिर आज्ञाकारिता का होना। तो किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ये कौन सी होती है? और ये माना गया है जो आज्ञाकारिता है। किसी विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गुण भी यह जरूरी है, तो इसको भी माना गया है। और यह सर्वश्रेष्ठ गुण भी कह सकते हैं आप, कहना मानते हो अगर। इसके बाद आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछते हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, मतलब जो उसमें नहीं है, तो असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, अनुमति नहीं देंगे, उसे हम सजा देंगे या बाद में उस जो प्रश्न है उसको उत्तर देंगे। तो क्या लिए इसके लिए सही हो सकता है? अगर जो आप पढ़ा रहे हैं उससे अलग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि हम बाद में जाओ उसका उत्तर दें, ताकि जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आए। इसके बाद है एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन में कठिनाई का, वयस्कों को खुश करने के बाद में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों की सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर? जो 12 वर्ष का बच्चा होता है, बाल्यावस्था कह सकते हैं आप, 6 से 12 वाले जो होती है, तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन 4 वाला रहेगा। तो इसमें क्या है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था की एक मुख्य विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होना, अध्ययन में रुचि का होना, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो कौन सा कारण हो सकता है अगर कोई बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं? तो इसका जो कारण है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला माना गया है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का जो प्रमुख कारण है ये शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको जो यहाँ पर इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा, ये विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को दान देना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए कौन सा सही है यहाँ पर? अब इसमें जो यहाँ पर सही जो है ऑप्शन 3 को माना गया है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों के वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की परीक्षा का अध्ययन क्षेत्र है कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आए हैं, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का होना जरूरी है, क्यों? तो इसका जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन 4 में बताया गया है कि बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसके बाद आ जाता है मानवीय मूल्य जिनका अस्तित्व प्रकृति में सर्वात्रिक है। ये किसके विकास का एक अर्थ है? मात्रारोपण का, अंगीकरण का, अनुकरण का या फिर अभिव्यक्ति का। तो मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सर्वात्रिक है, किसके विकास करता है? और जो ऑप्शन 4 में है किसका है यहाँ पर? अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट आ जाता है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या इन सभी की। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में किसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, मतलब इन सभी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय जो सदस्य बनते हैं? ये किशोरावस्था में बनते हैं, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मतलब वयस्क अवस्था या बाल्यावस्था। तो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य कौन से होते हैं? तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 1 में है, मतलब जो यहाँ पर ये किशोर अवस्था है, क्योंकि इस जो अवस्था है इसमें बच्चों का मानसिक विकास अधिक होता है और उनके समाजीकरण की जो प्रक्रिया वो तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन है, मनोचित्रण का जो संदर्भ है, अर्थ ग्राहितों को बढ़ाने की एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए क्रम योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो मनोचित्रण क्या है? और मनोचित्रण जो है इसको माना गया है मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से एक नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, लड़ना, अनूठापन या कौतूहल। तो प्रतिभाशाली होने का एक संकेत नहीं है। कौन से वाला? लड़ाई झगड़े वाला, जो ऑप्शन 2 में है। इसके बाद है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, अल्पसंख्यक होती है, बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है। तो बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, किसके अनुसार? ऑप्शन जो 4 है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। इसके बाद है, समन्वित शिक्षा की सफलता ये निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की जो सफलता है ये निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? और ये करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होती है। इसके बाद है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार, कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है? तो पहले तो उसकी जो भी समस्याएं हैं उनका आप कारण जानने की कोशिश करेंगे, मतलब उनकी खोज करेंगे, खोज करना, और उसके बाद फिर उपचार। तो क्या होगा? पहला यहाँ पर ही आ जाएगा निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार, उदाहरण, सही मार्गदर्शन या कक्षा में भाषण देकर। तो कैसे अनुप्रेरित कर सकता है एक शिक्षक? और यह है पुरस्कार के माध्यम से। तो जैसे किसी बच्चे ने क्लास में अच्छा होमवर्क करके लेके आया है या क्वेश्चन याद किए हैं, तो आप उसे कोई इनाम दे सकते हैं, पेन या पेंसिल, ताकि उसे देखकर अन्य बच्चे जो है वे भी प्रेरणा लें। इसके बाद यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक जो माता पिता है, पेरेंट्स, अभिभावक, उनसे बात करेंगे या डांटेंगे। तो कौन सा यहाँ पर सही इसका हो सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा सही है? अगर यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? तो उसके जो अभिभावक है उनसे ही बात करनी होगी, या फिर कौन से वाला सही हो सकता है? तो कौन से वाला सही हो सकता है? और अगर हम देखें तो इसके अलावा उसकी उपेक्षा करेंगे। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, और यह जो ऑप्शन 1 में है, कौन सा? शिक्षक केंद्रित होना। शिक्षा जो है कक्ष में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, और उसके बिना शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया वो पूर्ण नहीं हो सकती।
तो शिक्षण का सत्यवादी जो स्तर है ये शिक्षा केंद्रित होता है। नेक्स्ट है चरित्र का विकास, इच्छा शक्ति, नैतिकता, बर्ताव एवं व्यवहार या इन सभी के द्वारा होता है। तो चरित्र का विकास होता है इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक स्तर नहीं है? विभेदीकरण, चिंतनशील, समृद्धि या समझ। तो शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है तो कौन सा? विभेदीकरण। इसके बाद है यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों का वह उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उनके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में पास का पात्र बन सकता है। या उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उनका उत्तर देने के लिए वह उत्साहित हो। तो एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम तभी उससे क्वेश्चन पूछेंगे अगर वो इसके लिए मतलब उसकी रुचि है, वो उत्साहित है उनके उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षक का जो बर्ताव है ये प्रशासनात्मक है, आदर्शवादी है, शिक्षाप्रद है, निर्देशात्मक होता है। कैसे होता है? और ये होता है आदर्शवादी, क्योंकि एक आदर्शवादी जो शिक्षक है यही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप प्रदान कर सकता है। तो आदर्शवादी जो यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो इसके बाद हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है अन्य जो सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर से हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको यहाँ पर जो है लिया है, और जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है कि गर्दन पर सवार होना, ये मुहावरा है और इसका मतलब क्या है? गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना या गर्दन दबाना। तो गर्दन पर सवार होने का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर लिया गया है पीछा न छोड़ने से। इसके बाद है अब तब करना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? शीघ्र मदद करना, परेशान करना, बहाना बनाना या मरने के करीब होना। अब तब करने का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये बहाना बनाना। तो जैसे आप कोई मित्र से अपने कोई वस्तु मांगते हैं तो इसके लिए आप अनेक तरीके के बहाने बनाने लग जाता है जब किसी को कोई वस्तु ना देनी हो और मना भी उसे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है खग जाने खग की भाषा, ये एक लोकोक्ति है। इसका मतलब वाचाल खग सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग या बड़ा भाषाविद। इसका मतलब क्या? खग जाने खग की भाषा। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर लिया गया है कि सब अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दांत गिनना। ये जो मुहावरा है इसका मतलब यहाँ पर गहरी दोस्ती, चकित करना, उम्र पता लगाना या बोलने से रोकना। तो दांत गिनना मुहावरे का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर उम्र पता लगाना। अगला क्वेश्चन है घोड़ों का घर कितनी दूर, ये लोकोक्ति है। इसका मतलब जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, या फिर कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। तो घोड़ों का घर कितनी दूर ये लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, मतलब जो काम करने वाला होता है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है ताक पर रहना, पाबंदी लगाना, उपेक्षा करना, मौके देखते रहना या खुश हो जाना। ताक पर रहना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मौका देखते रहना। तो जैसे कह देते हैं ना कि चोर इस व्यक्ति की ताक में बैठे हुए थे कि कभी इससे ज्यादा को चुराए। नेक्स्ट आ जाता है तीर्ण पकड़ना, ये मुहावरा है। इसका मतलब घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना या शरण में जाना। तीर्ण पकड़ने का मतलब क्या है? तीर्ण पकड़ना जो इसका मतलब होता है शरण में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग बाग होना, इस मुहावरे का मतलब मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होना, मधुर वचन बोलना। तो बाग बाग होना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है अति प्रसन्न होने से। नेक्स्ट है काठ होना, मुहावरे का अर्थ सचेत होना, मूर्ख होना, लकड़ी होना या स्तंभ होना। काठ होना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है स्तंभ होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मक्खी पर मक्खी मारना,
मुहावरा है, इसका मतलब अपने को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना, कुछ न करना, पूरी नकल करना। तो मक्खी पर मक्खी मारने मुहावरे का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका अर्थ लिया गया है पूरी तरह, मतलब पूरी नकल करना। नेक्स्ट आ जाता है जितने मुंह उतनी बातें, लोकोक्ति है और आती भी है, ये आपने सुनी भी होगी। तो मुंह ज़्यादा होना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन या ज़्यादा बातें करना। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन सी से, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन होना। तो इसका मतलब है जैसे एक बात किसी ने सुनी, दूसरा उसे कुछ और कहेगा, अगला व्यक्ति कुछ और कहेगा, तो ये है भिन्न भिन्न कथन। नेक्स्ट आ जाता है दब्बा लगाना। तो ये कलंकित करना, डाके का काम करना, मूर्खता दिखाना या मोहर लगाना। तो इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो इसका मतलब है यहाँ पर कलंकित करने से। इसके बाद है पाटी पढ़ना। पट्टी पढ़ना क्या देते हैं जिसको? खुश होना, सबक सीखना, ध्यान करना या नगाड़ा बजाना। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है यहाँ पर खुश होना, सबक सीखना। तो ये सबक सीखना, पट्टी पढ़ना मतलब ये, तो ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ना। तो ये जो है इसका मतलब क्या है? उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ना, प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना, ताकत का अनुभव लगाना या मन बढ़ना। उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ना। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर यह लिया गया है धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना। तो मौन से बचकर रहना, वह तो उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ने वाली बातें करता है या उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लेता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आज तो राजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। लोकोक्ति है, इसका मतलब धोखा देने से है, किसी से कोई वास्ता न रखना, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, अन्याय न करना। इसका मतलब क्या है? आई तो रोजी नहीं तो रोजा। तो इसका अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन सी में, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। नेक्स्ट आ जाता है अर्श पर होना। अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की सिद्धि होना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ लिया गया है अपने को बहुत बड़ा समझना। नेक्स्ट है आदमी पानी का बुलबुला है। ये कहावत आपने सुनी भी होगी। तो इस लोकोक्ति का मतलब यहाँ पर तमाशा करना, मनुष्य जीवन नश्वर है, अनुभवहीन हो या मनुष्य पानी पसंद करता है। तो यहाँ पर किसका मतलब क्या है कि आदमी पानी का बुलबुला है। तो इसका अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो नश्वर होता है। ये कुछ चीज़ कह सकते हैं कि जिसका ये नहीं पता कि एक मिनट में है या अगले मिनट में होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो जैसे पानी का बुलबुल होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद वो फूट जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नाक दबाने से मुंह खुलता है। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन या कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है। तो ये जो यहाँ पर लोकोक्ति है, मुहावरा है, इसका मतलब लिया गया है कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट आ जाता है पंच की दुहाई। मुहावरे का मतलब झगड़ा करना से है, क्रोधित होना, सहायता की पुकार या प्यार करने से है। तो पंच की दुहाई मुहावरा जो है इसका मतलब क्या है? और इसका जो अर्थ है यहाँ पर लिया गया है सहायता की पुकार से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन पान खिलाना। मुहावरा है किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना, बिना काम का काम करना, पान का बीड़ा तैयार करना या सगाई करना। तो पान खिलाने का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये लिया गया है जो ऑप्शन 4 में है, मतलब सगाई करने से। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा 80 के आमद 90 खर्च। लोकोक्ति है अपनी कुशलता देखना, अधिक दुराशा, पूर्ण स्वतंत्र होना या आय से अधिक खर्च होना। 80 की आमद 90 खर्च, मतलब जो आमदनी है वो तो 80 रुपये है और खर्चा हो रहा है 90 रुपये। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ लिया गया है आय से ज़्यादा खर्चा होना। नेक्स्ट आ जाता है दाम सवारे काम। ये लोकोक्ति है दूसरे के धन का फायदा उठाना,
पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना, सांस रुकने की चिंता होना, तो दाम सवारे काम। इसका अर्थ क्या लिया गया है? इसका मतलब लिया गया है कि पैसे से सब काम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वार खाली जाना, जंगल में खो जाना, युक्ति का सफल न होना, आक्रमण करना या रूठना। तो वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये लिया गया है युक्ति का सफल न होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। इस मुहावरे का मतलब क्या है? गाड़ी अलग चल रही है, नाव अलग। कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कभी बड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जल और स्थल हर जगह है। तो कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव। तो ये इसका जो यहाँ पर मतलब लिया गया है कि जीवन जो है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी जीवन में सुख है तो कभी दुख है। अगला क्वेश्चन है शहर की दाई। मुहावरे का मतलब शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो शहर की दाई का मतलब क्या है? और मुहावरा जो है इसका मतलब जो है ये दिया गया है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो इस प्रकार के व्यक्ति बहुत सारे मिल जाते हैं जिन्हें कहीं मर्जी की बात पूछ लो सब की वो जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थका ऊंट सराय तकता है। दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है। विश्राम जीवन की अनिवार्यता है। गुलाम अपने मालिक को संकेत पर चलता है। तो थका ऊंट सराय तकता है, इसका जो लोकोक्ति है इसका मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर दिया गया है कि दिन भर की जो मेहनत करने के बाद व्यक्ति को अपने घर की याद आ ही जाती है। या फिर आप इससे भी समझ सकते हैं, आप चाहे कहीं मर्जी घूमने चले जाएं, लेकिन जो आपको शांति जो मिलेगी वो अपने घर पर आकर ही मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है मुंह की खाना। मुहावरा है, इसका मतलब हार जाना, भाग जाना, भोजन खा लेना या फिर गिर पड़ना। मुंह की खाने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ये हार जाने से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का मतलब कम बोलना, बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना या दोहों की रचना करना। तो गागर में सागर भरना, तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाना या बहुत कुछ कह जाना। नेक्स्ट आ जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। तो उचित निर्णय करना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, मिलजुल कर रहना, दूध इंस्पेक्टर होना। तो दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा है और इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका मतलब लिया गया यहाँ पर उचित निर्णय करने से। अगला क्वेश्चन है आंसू पीकर रह जाना। मुहावरा है, इसका सही मतलब आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेने से है। तो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये दिया गया है चुपचाप दुख सह लेने से। नेक्स्ट है आंधी आवे बैठ गवावे। लोकोक्ति है, मतलब संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो आंधी आवे बैठ गवावे जो लोकोक्ति है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? और इसका अर्थ लिया गया है संकट से मुंह फेरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबी कीड़ा होने का मतलब क्या है? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। तो किताबी कीड़ा होना क्या कह देते हैं? जो बहुत अधिक पढ़ता हो तो उसको कह देते हैं किताबी कीड़ा। नेक्स्ट आ जाता है कच्चा चिट्ठा खोलना। तो सारा भेद खोलना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, काम का कच्चा होना। तो कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका मतलब लिया गया है सारे भेद खोलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेकी कर दरिया में डाल। इसका यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है? मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना या कष्ट सहकर परोपकार करना। तो नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर उपकार करके उपकार की बात को भूल जाने वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है चिराग तले अंधेरा होना, या फिर क्या भी सुना होगा आपने दिवे तले अंधेरा होना। तो यह लोकोक्ति है, इसका मतलब अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना या निकट के दोस्त को न देख पाना। तो इसका मतलब क्या है?
और इसका जो यहाँ पर अर्थ है निकट के दोष को न देख पाना, कह देते हैं कि दियो तले अंधेरा। इसके बाद है आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति है। इसका मतलब बाधा मुक्त होना, नई मुसीबत में पड़ना। मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलने से है। तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका इस लोकोक्ति का मतलब। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर एक नई मुसीबत में पड़ने से है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है किनारे लगना, मुहावरा है। इसका मतलब किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना या नदी पार करने में असफल होने से है। तो किनारे लगने का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये दिया गया है किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट आ जाता है दिनों का फेर होना, मुहावरे का मतलब अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर या दिन काटे न कटना। तो दिनों का फेर होना मुहावरा है और इसका जो यहाँ पर मतलब जो है ये दिया गया है भाग्य का चक्कर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति है। मतलब मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव, अपनी औकात से बढ़कर होना या फिर करना। तो यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर लिया गया है अपनी औकात से बढ़कर होना या फिर करना। नेक्स्ट आ जाता है एड़िया रगड़ना, मुहावरा है। इसका मतलब एड़िया साफ करने से है, परिश्रम करने से है, बहुत दौड़ धूप करने से है या परेशान करने से है। तो एड़िया रगड़ना मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये ऑप्शन सी से लिया गया है, बहुत दौड़ धूप करने से। अगला क्वेश्चन है सावन हरे न बाधो सूखे, लोकोक्ति है। इसका मतलब सावन में हरा और बादों में सूखा होना, न सावन में हरा न बादों में सूखा होना असंभव बात या सदा एक सी दशा होना। तो सावन हरे न बाधो सूखे, लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये सदा एक सी दशा का होना से। नेक्स्ट आ जाता है गुल्लर का फूल होना, तो मुहावरा है। इसका मतलब बिल्कुल बदबू का होना, दुर्लभ वस्तु, दिखावटी धमकी या तुच्छ समझना। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर दुर्लभ वस्तु से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा वचन से फेरना, ठोकर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना या दांत तालू में जमना। तो वचन से फेरने का मतलब क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है कुकर चाटने से, या तुमने जैसा कहा मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन अब वह क्या अपनी बात से फिर गया है। नेक्स्ट आ जाता है ठीक न्याय हो जाना, इस लोकोक्ति का मतलब तेल देखो तेल की धार देखो, धुला को पतल नहीं भजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तो डाल डाल में पात पात। ठीक ठीक न्याय हो जाने का मतलब, और इसका जो अर्थ है यहाँ पर यह दिया गया है दूध का दूध और पानी का पानी होना। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए मुहावरे उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है तो वो बताइए। अपने पैर पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, आसन डालना, विचलित ना होना, आसमान का टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो एक गलत है, कौन से वाला? जो ऑप्शन सी में आया है। आसन डोलना मतलब विचलित न होना, तो यही जो यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आँख का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्ति है। इसका मतलब गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। तो आँख का अंधा नाम नैन सुख, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर गुण के विरुद्ध नाम का होना, मतलब जैसे जो नाम रखा गया है उसके विपरीत वो काम करता है व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है सावधान करना, इस मुहावरे का मतलब आँख दिखाना, होठ चबाना, कान खोलना या खून पीने से है। तो सावधान करने का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये लिया गया है कान खोलने से। नेक्स्ट आ जाता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, मान न मान में तेरा मेहमान, मार मार के हकीम बनाना, पराय धन पर लक्ष्मी नारायण, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, तो इसका जो मतलब जो है यहाँ पर ये ऑप्शन डी से है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।